हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, नमस्ते, सुप्रभात। हम आ गए हैं काव्य खंड के चैप्टर 5 में, जिसका नाम है एक कम और दूसरा भाग है सत्य। इसके कवि हैं जो सुप्रसिद्ध कवि हैं, भारतीय कवि विष्णु खरे जी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग पेपरों में इसके चांस आप के रहते हैं। 5 नंबर का आता है कवि परिचय के बारे में लिखना। तो हम आते हैं विष्णु खरे जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है, जो भारतीय प्रसिद्ध कवि हैं विष्णु खरे जी का, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जो प्रदेश है उसमें छिंदवाड़ा जिला है, वहां पर इनका जन्म 9 फरवरी 1940 को हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा में ही हुई है। इसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, यानी अंग्रेजी साहित्य से एमए की डिग्री जो है उन्होंने ली। इसके बाद आता है पद प्रतिष्ठा के बारे में। तो इन्होंने कहाँ-कहाँ काम किया और इनको राष्ट्रीय सम्मान क्या-क्या दिए गए हैं, तो पद प्रतिष्ठा में वो आता है। तो 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से जुड़े रहे, यानी मध्य प्रदेश और दिल्ली के कॉलेजों में काम किया, यानी पढ़ाया। इसी बीच 1967 से 66 से 67 में लघु पत्रिका व्यास थी उस समय, साप्ताहिक पत्रिका व्यास, उसका संपादन का काम किया। इसके बाद 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर पदासीन रहे। साहित्य अकादमी जो देश के साहित्य को, जो ग्रंथों को जिसके बारे में जानकारी रखती है, लेखकों के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके लेखन पे ध्यान रखती है, तो उस अकादमी के उप सचिव के पद पर कार्यरत रहे, पदासीन का। 1985 से यानी 1985 से नवभारत टाइम्स जो प्रसिद्ध अखबार है हिंदी का, उसमें प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर काम किया। 1993 में 1993 में जयपुर से नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी काम किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता के रूप में काम किया। जीवन के अंतिम काल तक स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत रहे, यानी स्वतंत्र लिखते रहे अखबार और पत्रिकाओं के लिए, और विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद करते रहे। यह उन्होंने काम जो है किस किस क्षेत्र में किस किस जो है सन तक काम किया है वो सब बताया गया है, यानी दिल्ली और मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में, कॉलेजों में अध्यापन का काम किया, पढ़ाया है। और ये 63 से 75 तक जो है इन्होंने काम किया है। लगभग कहें तो 14-15 साल जो है इन्होंने काम किया। बात करें 12 साल काम किया इन्होंने। और उसके बाद ये 76 से 84 तक साहित्य अकादमी में सचिव के पद पर, उप सचिव के पद पर काम करते रहे। फिर इन्होंने यानी 85 में नवभारत टाइम्स में अखबार में जो है कार्यकारी संपादक के रूप में यानी सह संपादक के रूप में काम किया। 1993 में ये जयपुर से नवभारत टाइम्स जो छपता है उसके संपादक के रूप में काम किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक जो संग्रहालय है वहाँ पर और पुस्तकालय में 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्येता रहे, यानी वरिष्ठ क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो गए थे, और अध्येता का अर्थ होता है पढ़ाने और पढ़ने वाले। जीवन के अंतिम काल तक स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद में काम करते रहे। इनको पुरस्कार कौन-कौन से दिए गए? तो उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान, फिनलैंड का जो राष्ट्रीय सम्मान है, एक नाइट ऑफ द ऑर्डर द व्हाइट रोज, ये जो फिनलैंड का एक राष्ट्रीय सम्मान है, पुरस्कार है, तो इससे नवाजा गया उनको। इसके अतिरिक्त रघुवीर साय सम्मान, जो रघुवीर साय प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, उनके नाम से सम्मान दिया जाता है। शिखर सम्मान जो उच्च कोटि के कवियों को दिया जाता है। तो इंडिया अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान, साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है इनको मिल चुके हैं। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिकता के स्वर का अभिव्यक्ति दी है, तो ये भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है इस लाइन की, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे।
इनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं? तो औपचारिक रूप से उनका लेखन का प्रकाशन जो है यानी का औपचारिक अर्थ होता है कार्यालय या साहित्यकार के रूप में जो है आरंभ 1956 से हुआ है और पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद किया था जो अंग्रेजी साहित्य था, उसका मरुप्रदेश नाम से अनुवाद किया और अन्य कविताओं नाम से। 1960 में दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में या 1970 में प्रकाशित हुआ। यानी मरुप्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में प्रकाशित हुई हैं और उनका जो पहला जो ये काव्य संग्रह था, दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा इनका काव्य संग्रह खुद अपनी आँख से 1978 में और चौथा इनका काव्य संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में। पाँचवां पिछला बाकी सन्नी बताएगा। छठा का जो है काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए हैं। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब नाम से एक समीक्षा पुस्तक है आलोचना की पहली किताब से, तो 1993 में प्रकाशित हुई। इनके कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं हैं वयम। वयम वैसे संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हम, और दूसरी है हम सपने देखते हैं। यह चाकू समय यानी चाकू की तरह काट रहा है इस समय सबको, एवं काले वाला। इनकी ये कुछ प्रसिद्ध जो है रचनाएं, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनका ये पहले काव्य संग्रह से लेकर पांचवें पिछला बाकी और छठा काल और अवधि के दरमियान आदि तक जो है इसकी जानकारी जो है दी गई है। इसके बाद आते हैं साहित्यिक परिचय में। अर्थात ये किस विषय में लिखते हैं और इनके मुख्य विषय के विशिष्ट स्थान साहित्य में क्या रहा वो बताना होता है। तो विष्णु खरे ने 5 कविता संग्रह प्रकाशित किए जो आए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और छठा भी दिया गया था। तो मुख्य रूप से 5 जो है कविता संग्रह उनके हैं, जिसमें पथांतर सबसे नया है। पथांतर जो बाद में जो अंतिम समय में जो है उन्होंने लिखा था। उन्होंने आलोचना की पुस्तक आलोचना की पहली किताब नाम से प्रकाशित की। वे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और तथा अन्य यूरोपीय तथा एशियाई भाषाओं के अनुवादक रहे हैं। अतः इन सब भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं और अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवादित करना यानी उसको लिखकर बताना। हिंदी साहित्य के समाज में विष्णु खरे एक ख्यातिबद्ध कवि माने जाते हैं यानी प्रसिद्ध प्राप्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने पत्रकारिता जगत से जुड़े होने के साथ-साथ यानी पत्रकारिता से तो जुड़े रहे ही, उसके साथ साहित्यिक समाज को भी अपना नायाब तोहफा प्रदान किया, यानी अपने लेखनी के द्वारा अनेक रचनाओं को तोहफे के रूप में दिया, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इनकी रचनाएँ उसमें बहुत विशेष स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ भी लिखे गए हैं जो जिसमें सारे हमारे हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक जो कवि लेखक हैं, उनका वर्णन जो है उसमें दिया गया है। वैसे ये जो है हिंदी से जो एमए करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास बुक भी है। अब आता है भाषा के बारे में। तो यहाँ जो मैंने वो भाषा जो है वहाँ से हटाई थी, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं उसको। इनकी कविताओं में भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं यानी जो पुरानी प्राचीनता थी उनको और अमानवीय स्थितियों जो मनुष्य के लिए सही नहीं थी, जैसे मारना काटना आदि जो अमानवीय स्थिति होती है जो प्रायः मनुष्य के लिए संस्कृति के बाहर होती हैं, ऐसी अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त यानी सुदृढ़ नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी, यानी नैतिकता के स्वर को इन्होंने अपने अनुभव को इन्होंने लिखा। विष्णु खरे जी एक भारतीय कवि, अनुवादक, साहित्यकार तथा फिल्म समीक्षक यानी फिल्मों की समीक्षाएं की हैं, पत्रकार, पटकथा के लेखक थे। तो वे हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे, तो उनकी भाषा आम जन की भाषा रही है, यानी आम बोलचाल की भाषा, लोगों की भाषा जो है रही है। भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करें। अब आता है उनका देहांत। तो 19 सितंबर 2018 को हमारी बहुत सारी बुकों में उनका देहांत नहीं लिखा है, फिर भी ये मैंने जो है ढूंढकर आपको बताया है कि 19 सितंबर 2018 को एक लंबी बीमारी थी
जिसके बाद जो वो दिल्ली में ही स्वर्ग सिधार गए थे, यानी संसार को छोड़कर चले गए। ये था इनके परिचय के बारे में। तो मैं या हमें जो है इसको साफ-साफ लिख लेना है और ये सारी जो बातें जो है हमको याद करनी है कि क्या है, क्या नहीं। अब आते हैं एक कम। इसके 2 भाग हैं, विष्णु खरे जी के द्वारा रचित इस काव्य के, एक कम और सत्य। एक कम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, हम ये समझा देते हैं कविता स्टार्ट करने से पहले कि एक कम का अर्थ होता है एक कम होना, कि कम से कम एक कम। वैसे इन्होंने इस ये जो शीर्षक उन्होंने एक कम दिया है, ये उन्होंने इसलिए दिया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तो किस प्रकार लोगों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयास करना शुरू कर दिया और अमानवीय व्यवहार शुरू कर दिया उन्होंने और लूटने लगे। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ जो है इस देश में चल पड़ी थी और सब जो है जो मानवीय संबंध थे उनको जो है तोड़ने पर लगे हुए थे और बेईमानी, लाचारी, धोखेबाजी ये सब जो है काम जो है इस देश में शुरू हो गए थे, जैसे ही देश आज़ाद हुआ। और इसे कह सकते हैं क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब डॉलर और रुपया बराबर थे, यानी हमारा 1 रुपया और यूरोपीय देशों का या अमेरिका का कह सकते हैं कि 1 रुपया बराबर थे और शायद आज बराबर होते तो हम जान सकते हैं कि हमारा देश कितना अमीर होता। तो ये भी हम जान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लूट-मार जो चली इस देश में, उसी को जो है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि मैं नंगा निर्लज्ज लाचार हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ऐसी बेईमानी, ऐसी धोखाधड़ी जो है नहीं कर सकता और कम से कम जो है मुझ जैसे व्यक्ति से तो आप कम से कम जो है निश्चिंत रह सकते हो। अर्थात इस धोखाधड़ी में कम से कम एक आदमी को तो आप कम मान ही सकते हो, यानी मुझे तो इससे दूर मान ही सकते हो। यानी मैं तो इस धोखाधड़ी में और मैं शामिल नहीं होना चाहता। तो एक बार प्रश्न भी उठाना चाहते हैं कवि यहाँ पर विष्णु खरे जी, क्या मैं धोखेबाज हूँ? मैं भी क्या इसी पंक्ति में शामिल हो जाऊँ जो लोग शामिल हो गए हैं? तो उन्होंने कहा कि कम से कम मेरे जैसे एक व्यक्ति से तो आप कम से कम जो है निश्चिंत रह सकते हो। अर्थात अपने आप को उन लोगों से परे हटा लिया है, यानी एक कम कर लिया है उन धोखेबाज लोगों से। तो ये एक कम कविता का शीर्षक क्यों रखा है यहाँ विष्णु खरे जी ने, तो मैंने आपको समझाया। अब इसका दूसरा पार्ट है सत्य, यानी सच्चाई। सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को क्या-क्या नहीं सहन करना पड़ता। यानी सत्य है और सत्य अपनी जगह पे स्थिर है, वो सत्य अपनी जगह से हिलता नहीं है। फिर भी हम कभी-कभी ये सोचने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं शायद सत्य के पथ पर चलकर गलत कर रहे हैं। क्योंकि सत्य बड़ा कठिन है, सत्य पर चलना बड़ा मुश्किल है, सत्य को पाना बड़ा कठिन है। और इसी का विष्णु खरे जी यहाँ पर युधिष्ठिर और महात्मा विदुर जो धृतराष्ट्र और पांडु के सबसे छोटे भाई थे, महात्मा विदुर, उसका वर्णन जो है यहाँ पर जो है किया गया है कि किस प्रकार युधिष्ठिर जो है उदाहरण दिया गया, उदाहरण लिया है वहाँ से विष्णु खरे जी ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए। यानी सत्य जो है कितना सुदृढ़ होता है, कितना मजबूत होता है, कितना टिकाऊ होता है और सत्य कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। केवल हमें उस सत्य की खोज करनी पड़ती है बस, खोज करने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे महात्मा विदुर कोरों में होते हुए भी कभी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, भले ही उन्होंने सत्य के लिए कितना भी क्यों ना सहन करना पड़ा हो। तो इसलिए जो है और सत्य जानते हैं महात्मा विदुर और युधिष्ठिर विदुर से सत्य जानना चाहते हैं और सत्य फिर भी छिपता है, भागता है क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य दूर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम सत्य को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं प्राप्त करने के लिए, तो एक दिन सत्य को रुकना पड़ता ही है। यानी हम उस सत्य के मार्ग पर चलकर एक दिन उस मंजिल को हमारे सामने आना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी कई बार हम अपने मार्ग से डिगते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ पा ही नहीं पाएँगे सत्य के यदि बल पर हम चलते हैं तो। कभी जीवन में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर कवि ने यही
सत्य को, इसी प्रकार के सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो यह है प्रारंभिक परिचय एक कम सत्य से। अब हम आते हैं इसके काव्य भाग पर। हम पहले एक कम पर आते हैं, तो क्योंकि पहला भाग एक कम ही है, उसके बाद हम चलेंगे सत्य पर। तो आज एक कम को समझ लेते हैं कि एक कम में क्या कहा गया है। तो कविता में प्रारंभिक परिचय जो दिया गया है उसको वैसे मैंने दे दिया है, फिर भी समझ लेते हैं कि एकम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो प्रचलित हो रही थी जीवन शैली, उसको रेखांकित किया है कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली जो है बदल रही थी। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। अर्थात जो आजादी में लड़ रहे थे सेनानियों ने कल्पना की थी कि यह देश बड़ा सुव्यवस्थित होगा, विश्व गुरु होगा, जैसे ईमानदार होगा, तो जैसी कल्पना की थी ऐसा नहीं रहा। पूरे देश का, या कहें कि आस्थावान ईमानदार जो लोग थे और जो व्यक्ति बेईमान थे, संवेदनशील थे, इन लोगों का जो है मोह भंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास और जो परस्पर भाईचारा था और जो सामूहिकता का जो स्थान था, यानी जो लोग मिलजुल कर काम करते थे, एक साथ बैठते थे, इनका स्थान ले लिया धोखाधड़ी ने, आपसी खींचतान ने, अर्थात एक दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ने वाली स्थिति ने, और नितांत स्वार्थपरकता यानी बिल्कुल स्वार्थी लोग का जो माहौल है वो बनता चला गया, यानी अपने तक सीमित होते चले गए लोग। तो ऐसे माहौल में कवि ने स्वयं को असमर्थ पाया और ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति जो है वो स्पष्ट रूप से रखता है, अर्थात अपने जो दया है या सरलता है उनके सामने रखता है, तथा कुछ न करने की स्थिति होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता, अर्थात जो लोग जो है धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहे हैं उसकी उनकी रुकावट नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक कम कह के, यानी इस एक व्यवधान को, एक रुकावट को कम ही कर सकता है, जो वह करता है। और यही कविता का संदेश भी है, मैंने आपको ये समझाया भी था। और सत्य कविता में भी महाभारत के पौराणिक पात्र हैं, संदर्भ पात्र हैं, उन पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के महत्व को प्रकट किया है। और मैंने बताया भी था आपको कि कौन कौन है, युधिष्ठिर और विदुर का जो है इसमें उदाहरण लिया है। तो युधिष्ठिर और विदुर खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ में, खांडवप्रस्थ में जो है लाख का जो महल है वो फूंक दिया गया था और विदुर जानते थे कि किसने जलाया है, तो सत्य के बारे में जानते थे। इंद्रप्रस्थ के सत्य के बारे में विदुर जानते थे और उसी सत्य के महत्व को जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार युधिष्ठिर जो है विदुर से सत्य जानना चाहते हैं और विदुर किस प्रकार सत्य की पहचान बताने से जो है डरते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सत्य की पहचान और उसकी पकड़ जो है कितनी मुश्किल है, यह कविता उसी का प्रमाण है। यानी सत्य कभी हमारे सामने आ जाता है, कभी आंखों के सामने ओझल हो जाता है, और कभी सत्य, मैंने बताया भी था कि सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई पहचान नहीं है जिसको हम सत्य को स्थायी बना सके, ठहरा सके। तो यहाँ पर सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा के अंतर्मन की शक्ति बताई है, आंतरिक शक्ति बताई है, और यही इस कविता का मुख्य संदेश भी है। उसका रूप वस्तु स्थिति और घटनाओं पात्रों के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर सत्य वस्तु स्थिति और घटनाओं के आधार पर बदलता है। ये कैसे बदलता है, तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात भी आपको बता सकता हूँ कि कई बार जो है सत्य जो दिखता है वो होता नहीं है, और कई बार हमें जो है सत्य की स्थिति को बदलना पड़ता है कि ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थिति होती है कि हम सत्य जानते हैं लेकिन वहां उस सत्य का प्रयोग करने से जो है वहाँ पर बहुत सारा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर वस्तु स्थिति के अनुसार घटना हो, जैसे बताया कि एक गाय का वर्णन है, आप सबने एक कहानी सुनी होगी छोटी सी, कि एक कसाई जो है गाय को मारने के लिए गाय के पीछे जो है लगा हुआ था और जंगल से जा रहा था, तो आगे जो है दो रास्ते, जो दो मार्ग हैं वो उस रास्ते से निकल रहे हैं और किसी एक मार्ग से गाय भाग कर निकल गई और वहीं पर एक साधु बैठे हुए थे। तो कसाई ने उस साधु से पूछा कि गाय किस मार्ग से गई है। अब सत्य का स्वरूप की बात आती है कि एक सत्य वो बताए कि इस रास्ते से गई है, तो उस सत्य से गाय की मृत्यु निश्चित है,
और दूसरा सत्य ये है कि वो गाय के की जान बचाने के लिए उस सत्य को, झूठ को सत्य बनाकर भी बता सकता है। यानी सच बनाकर कह सकता है कि नहीं, वो गाय इस रास्ते से गई है। तो ये भले ही ये झूठ है, लेकिन ये एक सत्य का वस्तु स्थिति के अनुसार स्वरूप है, क्योंकि यहाँ सच्चाई गाय को बचाने से है। सत्य ये है। यानी जहाँ पर सत्य की पहचान कई बार परिवर्तित होती है, बदल जाती है, तो पहचान यहाँ पर यही बताई गई है कि वस्तु स्थिति और घटनाओं के आधार पर जो है पात्रों के अनुसार जो है सत्य बदल जाता है। तो यही बात यहाँ पर की गई है। तो बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर जो परिवर्तन है, उससे क्या है कि सत्य की पहचान जो है और उसकी पकड़ और भी मुश्किल हो जाती है। और सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक यानी इतिहास का और पुराणों का यानी महाभारत के पुराण का जो घटनाक्रम है, उसके द्वारा सत्य को यहाँ पर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, यानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यह प्रयास विष्णु खरे जी का प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा के योग्य है। तो सत्य के बारे में बाकी कविता से जानेंगे कि क्या-क्या है, और हम पहले समझ गए कि सत्य जो है वो कितना सुदृढ़ होता है, किस प्रकार बदलता है। तो मैंने एक छोटी-सी कहानी भी आपको शॉर्टली समझाई है कि कैसे होता है। अब हम आते हैं एक कम। एक कम हमारी कविता है, जिसको हमें आज पढ़ना है कि कम से कम मुझको तो एक को तो कम मान ही सकते हो, ऐसे लोगों की जो है जो धोखेबाज हैं, कामचोर हैं, ऐसे लोगों से। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला-माल और गतिशील होते देखा है। यहाँ पर विष्णु खरे जी ने कहा कि जैसे ही 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत सारे लोगों को अनेक तरीकों से अपने बल पर आत्मनिर्भर होना, अपने आप को जो है पैसा कमाकर जो है अपने बलबूते पर खड़े होना, पैसा पैसा माला-माल होना, यानी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना और एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में बढ़ते मैंने देखा है। यह कवि का बड़ा व्यंग्यात्मक स्वरूप है, क्योंकि इतने तरीकों से, इतने का तरीकों का मतलब छल, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, बहुत सारे तरीकों से जो है आत्मनिर्भर, माला-माल और गतिशील यानी आगे बढ़ते हुए कवि ने देखा है। बहुत सारे लोगों को देखा है। हमारे नेता भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं, जहाँ पर विष्णु खरे जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ कि सच में जिन जो लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, माला-माल हुए हैं, जो एक-दूसरे को पीछे छोड़ छोड़ के आगे बढ़े हैं, वो सच में इस देश के लिए कितना घातक थे। क्यों? क्योंकि जब मेरे सामने आकर कोई भीख माँगता है और वो भीख भी 25 पैसे के लिए, यानी जो 4 आने होते हैं, 25 पैसे का सिक्का अब तो नहीं चलता है, जो पहले चलता था, 25 पैसे या 1 चाय पिला दो या 2 रोटी दे दो, इस प्रकार मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। क्योंकि जो ये भीख माँग रहा है, जो हाथ फैला रहा है, ये वो व्यक्ति है जो जिसने ईमानदारी से काम किया। ये वो औरत है या ये वह बच्चा है जिसने जो है दूसरे को ठगा नहीं, जिसने जो है किसी को छला नहीं, आत्मनिर्भर बनने के लिए, मालामाल होने के लिए। तो ये मैं समझ लेता हूँ कि ये जो एक चाय और रोटी के लिए जो मेरे सामने है, ये एक ईमानदार आदमी है। ये एक या औरत है, क्योंकि भीख माँगने वाले एक आदमी, औरत या बच्चा हो सकता है। तो ये वो है जो जिन्होंने ईमानदारी को अपनाया। तो इसलिए आज जो इनकी स्थिति ये है। ये स्थिति इस आदमी की, औरत की या बच्चे की क्यों है जो भीख माँग रहा है? क्योंकि लोगों ने जो है केवल अपने तक सीमित रहे, केवल अपने पैसे को कमाने में ही लगे रहे, केवल होड़ में शामिल रहे, उन्होंने देश को नहीं देखा। तो ये सीधी-सी बात उन नेताओं पर है, जो केवल अपना घर भरते रहे, जिन्होंने देश को नहीं देखा कि देश में गरीबी है या नहीं है। तो इसलिए तो वो बेचारे ईमानदार आदमी, वो आज भिखारी की स्थिति में आ गए, और वो एक आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, बच्चा हो सकता है। ये समझाने का प्रयास जो है इन लाइनों से विष्णु खरे जी ने किया है।
मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कवि कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, यानी मैं कुछ कर नहीं सकता इनके लिए। मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं कोढ़ी हूँ, अपने आप को कवि जो है लज्जावान मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो कोढ़ लगा हुआ है, मैं तो कंगाल हूँ। क्यों कंगाल हूँ? क्यों? या मैं भला चंगा हूँ, मैं भले ही भला चंगा हूँ, यानी मैं ठीक स्वस्थ रूप से ठीक हूँ, और कामचोर मान सकता हूँ मैं अपने आप को कि मैंने उनकी तरह काम नहीं किया जिन लोगों ने मालामाल हुए, ठगा, और एक मामूली धोखेबाज, शायद मैं एक छोटा सा धोखेबाज हूँगा। यानी मैं भी धोखेबाजी में, कवि कहते हैं, भले ही उसमें मैं शामिल हूँ क्योंकि मैंने भी विरोध नहीं किया। अपने आप को एक आम आदमी मानकर जो है कवि अपने आप को लाचार, कंगाल या कोढ़ी कह रहे हैं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो तुम्हारा ये संकोच है, अर्थात कुछ न कह पाने का जो तुम्हारा जो जरिया है, जो तुम्हारी लज्जा है, जो शर्म है, जो परेशानी है, या जो तुम्हारा गुस्सा है, सब उस पर जो है आश्रित है, यानी सब उसके सहारे ही हुआ है। और जो मेरी ये लज्जा है, मेरी परेशानी है, मेरा जो ये संकोच है, ये कहा जो तुम्हारे सामने, और ये सारा मेरा जो गुस्सा है, ये इसका सब सारा आश्रय जो है तुम ही हो, ये समझाने का प्रयास किया है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है, निर्लज्ज जिसको कोई शर्म नहीं है, और निराकांक्षी जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं रहित मैंने अपने आप को हटा लिया हर होड़ से, यानी मैंने इस प्रकार की जिद से, होड़ से, जो आगे बढ़ने की जिद है, जो दूसरों को ठग कर बढ़ने की जो जिद है, उस होड़ से मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है, और मेरे से पास जो बेशर्मी है, जो निराकांक्षाएं, कोई इच्छा भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप को इस हर होड़ से, इस आगे बढ़ने की ओर से हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रतिद्वंद, होड़ लगाने वाला नहीं हूँ, और न ही मैं तुम्हारे इस छल में हिस्सेदार हूँ। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम जो है कम से कम एक आदमी से जो निश्चिंत रह सकते हो। उन छली लोगों के, उन नेताओं के बारे में कहा है कि मुझे दो ना मिले कि कम से कम मेरे जैसे एक आदमी से जो तुम निश्चिंत रह सकते हो, अर्थात मैं जो है तुम्हारा विरोध भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने वाला भी नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे इस छल कपट में हिस्सा लेने वाला हूँ। कम से कम मेरे जैसे एक आदमी से तुम चाहे कुछ दो ना दो, कि एक आदमी, मेरे जैसे आदमी से तो निश्चिंत, चिंता रहित रह सकते हो। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति से तो आप जो है निश्चिंत रह सकते हो। अर्थात जो है मैं तुम्हारे किसी कार्य में बाधा डालने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो जैसे समझाया था वैसे ही इस कविता में बताया गया है कवि के द्वारा। बड़ी भावात्मक कविता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सार्थक जो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं जुड़ रही है, लेकिन बड़ी गहन गहराई इस कविता में जो है कवि ने कही है, और ये कही है उस समय के पूंजीपतियों के प्रति, कि जिन्होंने जो है अपने आप को आत्मनिर्भर किया, मालामाल किया, और आगे एक दूसरे को ठग छल से बढ़ते रहे, और उन लोगों को नहीं देखा जो एक रोटी और चाय के लिए हाथ फैला रहे थे। तो जो एक ईमानदार आदमी और औरत थे, बच्चे थे, और कवि ने कहा कि मैं भी उनके प्रति कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लाचार हूँ, कंगाल हूँ, कोढ़ी हूँ। भले ही मैं भला चंगा स्वस्थ हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप मुझे कामचोर कह सकते हो, और मामूली धोखेबाज कह सकते हो कि मैं भी धोखा कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक कवि होने के नाते, विष्णु खरे जी ने कहा। और आप पूरी तरह से जो है संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित है, यानी मैं संकुचित हूँ, संकोच करने वाला हूँ, कह नहीं सकता मैं भी अपनी बात को, और लज्जा है, मुझे शर्म है, परेशानी है, और ये गुस्सा है, पूर्ण रूप से मैं अपने गुस्से पर के सहारे हूँ, और मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जो है मेरे नंगा हूँ, यानी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, निर्लज्ज हूँ, यहाँ पर लज्जा रहित अपने आप को कह दिया, और निराकांक्षी कह दिया, यानी
इस इच्छाओं से रहित कर दिया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ पाने की, और मैंने इस हर जिद से, हर होड़ से जो आगे बढ़ने की छल कपट है उनसे मैंने अपने आप को जो है हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ, अर्थात तुम्हारे साथ द्वंद्व झगड़ा करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे किसी काम में हिस्सा भी रखने वाला नहीं हूँ, और न मुझे कुछ दो या ना दो, यानी कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम मेरे जैसे आदमी से तो चिंता मुक्त हो सकते हो, यानी चिंता रहित रह सकते हो। यानी मेरी मेरी तरफ से आप चिंता करने के प्रयास, कोई चिंता नहीं है आपको, आप जो करना है करो, क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं तुम्हारा विरोधी या हिस्सेदार या प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। उन्होंने कहा, यानी उन्होंने उन व्यक्तियों का सीधा-सा उनके व्यक्तियों के बारे में बता भी दिया है, जो अपने आप को आत्मनिर्भर माल बनाने के लिए किस प्रकार ईमानदार आदमी की अनदेखी करते हैं, तो उनके बारे में समझा भी दिया है और अपने आप को उनसे दूर भी हटा लिया है। ये था एक कम सत्य से जो है। अब आपको अगले इसकी व्याख्या के बारे में देखना है तो यहाँ पर अलंकार देख लीजिए कौन-कौन से हैं। पहले तो छंद की बात करें तो ये छंद मुक्त रचना है, इसमें कोई छंद नहीं है, छंद मुक्त रचना है। और यहाँ पर कुछ अलंकार हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 5वीं लाइन में है 25 पैसे, तो यहाँ पर पै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आदमी, औरत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कंगाल या कोढ़ी, यहाँ पर कैके की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। ये तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी शब्द हैं। तो ये शब्द आए हैं, तो ये नए-नए की आवृत्ति यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएँगे, मैंने अपने आप को हटा लिया हर होड़ से, है की आवृत्ति हर होड़ में, तो यहाँ पर भी जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बाकी जो है कुछ देकर ना देकर इसमें यहाँ पर नहीं बनेगा, या ना देकर क्योंकि शब्द है। कम से कम, कम कह के की आवृत्ति, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर केवल अनुप्रास अलंकार है, 4-5 जगह जो अनुप्रास अलंकार आया है, तो मैंने आपको समझाया भी है कहाँ-कहाँ कौन-सा अलंकार आया है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रस की, तो शांत रस है, कोई और रस नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्णन में शांत रस ही होता है। इसके बाद गुण की बात करें तो कोई यहाँ पर जो है ओज गुण है, क्योंकि यहाँ पर जगाने का प्रयास, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है, तो जोश की जोशीली बातें आती हैं, तो वहाँ पर ओज गुण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा अत्यंत सरल है, सहज है और भावानुरूप है, यानी कवि जैसे भाव हैं कवि के, उसी के अनुरूप उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। तो ये है भाषा के बारे में। तो ये है हमारी कविता, और आज क्योंकि आपको कवि परिचय भी लिखना है और उसे एक काव्य की 100% व्याख्या भी करनी है, तो इतना काम मेरे अनुसार काफ़ी है, क्योंकि आधे घंटे सारे का जो है ये वीडियो जो है हो चुकी है, तो ये काम आपको पूरा कर लेना है। तो मैंने सभी के बारे में बताया, और आपको एक पीडीएफ भी जो है मैं इसकी भेज दूँगा, जिसमें आपको जो है व्याख्या आपको स्वयं भरनी है, और मैंने भाव, अलंकार, छंद, रस, गुण मैंने लिख दिए हैं। ओके, आज इतना ही। देखते हैं परसों आगे सत्य कविता में पढ़ेंगे, तब तक आप जो है इसकी इनके शब्दार्थ ज़रूर आपको ये देख लेने हैं। जय हिंद।